नमस्कार दोस्तों। नेपाल के साथ भारत के किस तरह के रिश्ते रहे हैं, ये आपसे हमसे किसी से छिपा हुआ नहीं है। न केवल सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्ते रहे हैं, बल्कि सामरिक, राजनीतिक और जितने भी आयाम हो सकते हैं, वो सब हमारे और नेपाल के ऐतिहासिक रिश्तों में देखने को मिलता रहा। ऐसी घटनाओं के लिए भी याद किया जाएगा जब भारत और नेपाल के बीच में तनाव पसर गया था, और इसकी एक बड़ी वजह चीन माना गया था, क्योंकि पूर्वी लद्दाख में चीन ने कुछ हरकतें की थी जिनका जवाब भारतीय सेना ने, भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान था। आप जानते हैं नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार है। चीन भी कम्युनिस्टों का ही इस समय गढ़ है, या कहना चाहिए कि उनका आधिपत्य है। और जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, केपी शर्मा ओली, कहीं ना कहीं बीजिंग के दबाव में थे, जिनकी वजह से उन्होंने एक विवादित नक्शा पारित कर दिया, और उसके बाद भारत से उनके रिश्ते बिगड़ते चले गए। उन्होंने भारत के खिलाफ कई तरह की बयानबाजी की थी। लेकिन इधर के महीनों में हम ये देख रहे हैं कि नेपाल की तरफ से अब भारत की तरफ फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है, विश्वास बहाली की कोशिशें की जा रही हैं। इस बीच हमारे रो के जो चीफ हैं, उन्होंने काठमांडू की यात्रा की थी। बीच में हमारे सेना प्रमुख एमएम नरवणे साहब गए थे, और अब हमारे विदेश सचिव की काठमांडू की महत्वपूर्ण 2 दिवसीय यात्रा रही है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर यह जानना जरूरी है कि नेपाल के साथ ये रिश्ते खराब क्यों हुए थे, और अब अगर नेपाल फिर से भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारना चाहता है, तो इसके पीछे की उसकी मानसिकता और मजबूरी क्या है। मेरे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ और भारतीय सेना को अपने जीवन के 37 साल देने वाले काउंटर टेररिज्म के स्पेशलिस्ट, वार के स्पेशलिस्ट, घाटी में भी तैनात रह चुके, पूर्वोत्तर में भी और लद्दाख में भी, मेजर जनरल AK सिवाज जुड़े हुए हैं। सिवाज साहब, आपका बहुत स्वागत है। मेहरबानी। सिवाज साहब, हमारे विदेश सचिव श्रृंखला साहब की जो काठमांडू यात्रा रही है, उसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं मौजूदा परिस्थितियों में? चौधरी साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हर्षवर्धन श्रृंगला, जो कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, अभी नेपाल में गए हैं और 2 दिन की विजिट बहुत ही एक प्रकार से फ्रूटफुल रही है। और अब जैसे आपने सही बताया कि कहीं न कहीं भारत और नेपाल के रिश्ते किसी हद तक बहुत आप कहोगे कि नीचे गिर गए थे, और अब उसको दोबारा ऊपर लाया गया है और उनके अंदर जो मिठास है वो आ रहा है अभी दोबारा। ये थर्ड हाई प्रोफाइल विजिट है। पहली विजिट जो थी वो हमारे रॉ के जो चीफ है मिस्टर गोयल वो गए, फिर हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल नरावणे वो गए, और अभी हमारे जो ये फॉरेन सेक्रेटरी की विजिट है, ये उसी लाइन में देखा जाता है कि धीरे धीरे भारत और नेपाल के रिलेशन जिस प्रकार से पहले थे, जो मिठास थी, वो धीरे धीरे वापस आ रही है। और इसका जो आपने ठीक बोला कि इसका कारण जो भी है कि क्या हुआ, क्या ऐसी चीज हुई जिससे भारत और नेपाल के जो है रिश्तों में खटास आई। उसका मुख्य कारण एक ही है, वो है चीन। क्योंकि जो चीन है वो एक प्रकार से नहीं चाहता भारत और नेपाल के रिलेशन इंप्रूव हो, और वो चाहता है नेपाल को बिल्कुल अपने ही हिसाब से चलाए, और नेपाल के अंदर पूरी तरीके से चीन आ जाए और नेपाल के जो है बिल्कुल उसका पिट्ठू बन जाए। और वो एक बड़ी दुख की बात है। वो कहीं ना कहीं हद तक केपी शर्मा ओली, जो कि उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो कि अपनी सीट बचाने के लिए, क्योंकि उनकी अपनी सीट एक प्रकार से हिल गई थी डोमेस्टिकली
प्रचंडा जो उनके पार्टी में हैं वो उनको थ्रेटन कर रहे थे, उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं जो कि नेपाल के अंदर चीन की एम्बेसडर है, उसने ये जो चाल चली सारी की सारी, और इससे क्या हुआ कि भारत और नेपाल के रिलेशन में बहुत खटास आई। और वो सबसे पहले उन्होंने किया कि ये जो आपको पता है काला पानी रीजन है उसको के बारे में बोला कि ये जो सड़क बनाई है हमने अभी जो जाती है धारचूला से लेके लिपू लेक और क्लास बनावर, उसके बारे में बोला कि वो जो हिस्सा है वो नेपाल का है और भारत ने जबरदस्ती इसको अपने हिस्से में दिखाया है। तो वो काला पानी, लिप्पू दियारा और काला जो है उस इलाके को वो एक प्रकार से अपना बताने लगे, और उससे क्या हुआ, अपना मैप भी चेंज कर लिया और पार्लियामेंट में पास किया। उसके कारण भारत और नेपाल के बीच में काफी तनाव बढ़ गया था। मगर एक अच्छी बात है कि दोबारा ये सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल होगी। कौन कौन से ऐसे इशू मानते हैं जनरल साहब जिनकी वजह से ये तनाव पैदा हुआ या किया गया, चीन के द्वारा ही अगर पैदा किया गया, उसके इशारे पर ही और उनकी राजदूत की शह पर ही अगर ये सब किया गया, तो ऐसे कौन से इश्यूज हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि नेपाल की भारत पर निर्भरता बहुत अधिक है। इतना जितना सामान भारत से वहां निर्यात होता है या वो भारत से आयात करते हैं, इतना तो किसी भी कंट्री से नहीं है। और भौगोलिक दृष्टि से भी, दूसरे दृष्टिकोण से भी, भारत से जो भी साजो सामान वो मंगाते हैं अपनी जरूरतों का, डे बाय डे की जरूरतों का भी और लॉन्ग वे के हिसाब से भी, तो भारत से ज्यादा नजदीक उनका कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक बोला। देखो, भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं बहुत पुराने हैं, हमारे कल्चरल भी हैं, डिप्लोमेटिक भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं और रिलीजियस भी हैं, और उसके साथ साथ आपके मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप भी बहुत ज्यादा घनिष्ठ है। भारत से अगर कोई देश बहुत ही नजदीक है हर चीज से, तो वो नेपाल है। और नेपाल और भारत के रिश्ते हरदम ही बहुत ही एक प्रकार से अच्छे रहे हैं। बनिस्बत यही जो कुछ चंद टाइम पहले ये रिश्ते खराब हुए। देखो, भारत और आपको मालूम है नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, और नेपाल का जो ट्रेड है वो भारत के थ्रू जाता है, और भारत के थ्रू उसका जो ट्रेड है वो दो जो हमारे पोर्ट है उनमें जाता है, कलकत्ता और विशाखापट्टनम में। और इसके साथ साथ भारत और नेपाल के बीच में जो ट्रेड है वो 70 से 80% ट्रेड भारत के साथ करता है। भारत से ऑयल जाता है, भारत से गैस जाती है, भारत से बाकी सामान जाता है। तो भारत जो है नेपाल का सबसे बड़ा बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है, और इसके साथ भारत ने मदद भी दी है उसको बहुत हिस्से से। और वहां पर जो निर्माण किया सड़कों का, और आपका जो एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है नेपाल के अंदर, वो सारी की सारी भारत ने कराई है। मगर चंद एक समय पहले एक प्रकार से चीन जो है बड़ी जोरों से नेपाल के अंदर आ गया है, और जब से नेपाल चीन के BRI का हिस्सा बना है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, तो क्योंकि चीन के पास डीप पॉकेट्स हैं और पैसा बहुत है और वो पैसा यूज कर सकता है, तो वो कहीं ना कहीं सड़कें बना रहा है, रेलवे ट्रैक बना रहा है अभी, जो कि जाएगा आपका लासा से लेके काठमांडू तक। उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने रेलवे लाइन तो बनाई दी, और रेलवे लाइन जो बनाई है वो उसमें काफी तरक्की कर रहा है। उसके बाद उन्होंने ऑयल पाइपलाइन भी 3 की है। तो एक प्रकार से वो ये दिखा रहा है नेपाल को कि नेपाल भारत के ऊपर एक प्रकार से ये डिपेंडेंट ना रहे, और वो चीन जो है वो अपने हिसाब से उसको लेना चाहता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर नेपाल को ले लेगा तो उसको बहुत ज्यादा फायदा है। देखो, एक प्रकार चीन की जो मंशा है, चीन की मंशा शुरू से ये रही है कि जो तिब्बत है वो पाम है, और 5 जो उंगलियां हैं उसके अंदर आता है आपका लद्दाख है, उसके बाद नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो इनको हड़पना चाहता है, और इसमें कोई दो राय नहीं, तिब्बत को उसने हड़प लिया है और बाकी कार्रवाई वो करेगा। मगर जो नेपाल है, क्योंकि उसको भी डेवलपमेंट चाहिए थी, वो मुझे लगता है कि इस चीज में कहीं ना कहीं गलती कर बैठा कि जो चीन जिस देश में भी जाता है उसको वो डेब्ट ट्रैप में डाल देता है।
अभी आपको पता है कि क्या हुआ है पाकिस्तान में। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बेनिस्बत पूरा का पूरा जो पाकिस्तान है अभी डेप्ट में चला गया है, $62 बिलियन है और टोटल डेप्ट पाकिस्तान का $115 बिलियन है। और इसी प्रकार से आपको पता श्रीलंका में क्या हुआ है, अमन टोटा जो है एक प्रकार से पोर्ट उसको लीज पे देना पड़ा है 99 साल। इसी प्रकार मालदीव में हुआ है, कहीं ना कहीं मलेशिया में ये हुआ है, म्यांमार ने अभी बंद कर दिया है, म्यांमार चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसको मद्देनजर रखते हुए नेपाल को समझना पड़ेगा कि अगर आप चीन को इस तरीके से आने देंगे तो धीरे धीरे जो नेपाल है वो एक्सटेंडेड स्टेट बन जाएगा चीन का, और चीन के बिल्कुल कठपुतली हो जाएगा और एक प्रकार से डेप्ट ट्रैप पे आ जाएगा। तो ये बात मुझे लगता है कि अभी चीन नेपाल को कहीं ना कहीं समझ आई है कि जो नेपाल है और चीन है ये आपस में इनके बीच में एक बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल सिस्टम है, वो है हिमालय। अगर आप ज्योग्राफी देखें नेपाल की तो नेपाल के जो प्लेन्स इलाके हैं उनसे फिर भारत की तरफ आया जाता है और फ्लैटन पोर्शन है, तो भारत से कनेक्टिविटी बहुत आसान है और रेलवे ट्रैक भी जा सकता है, रोड भी बन सकती हैं और भी चांसेस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के, वो मैं आगे बताऊंगा कि करने चाहिए। मगर चीन और नेपाल के बीच में हिमालय है, अगर कोई भी चीज बनाना चाहता है, सड़क बनाना चाहता है, रेलवे लाइन बनाना चाहता है या ऑयल की, तो बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी नहीं है, पहाड़ों के इलाके से जाना पड़ेगा। तो वो एक प्रकार समझने की है कि भारत के साथ उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और भारत जो है उसको हर चीज की मदद कर सकता है, जबकि जो चीन है वो किसी का दोस्त नहीं, उसका अपना ही है। देखो चीन और नेपाल के 17 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर में है और उनमें से 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके अंदर अभी भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, और हुमला में उन्होंने आके एक गांव बसा दिया, अंदर आगे हैं और अपनी बिल्डिंग बना दी। तो एक प्रकार कहीं ना कहीं नेपाल को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है कि जो अगर वो चीन के ऊपर इतना डिपेंडेंट हुए तो आने वाले समय में जो चीन उसको हड़पने की कोशिश करेगा और उसको एक डेप्ट ट्रैप में डाल देगा। तो ये एक मेरे को लगता है नेपाल को अभी कहीं थोड़ा सा समझ आया है कि अगर वो चीन के चुंगल में फंस गया तो वो फिर उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जनरल साहब ये भी सूचनाएं मिलती रही हैं कि चीन नेपाल के कुछ हिस्से हड़प रहा है, और जब नेपाल सरकार ने इस पर ऐतराज किया तो चीन ने उसको करीब करीब झिड़क दिया कि ये तो हमारे इलाके हैं। तो हमारे रॉ चीफ की यात्रा, हमारे सेना प्रमुख की यात्रा इस मामले में बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि जो मित्र देश होते हैं वो एक दूसरे से जो इंटेलिजेंस इनपुट है उनके आदान प्रदान करते हैं, और जाहिर है हमारा जो रॉ है वो बहुत ही इस मामले में सक्षम है, मजबूत है। उसके पास इंटरनेशनली बहुत सारे इनपुट्स होते हैं जो बेहद अहम हो सकते हैं नेपाल के लिए। और हमारे रॉ चीफ की यात्रा और उनके सत्ता प्रतिष्ठान के टॉप मोस्ट जितने भी लोग हैं उनसे मुलाकात, और हमारे सेना प्रमुख की नेपाल की यात्रा, और अब सुनने में आ रहा है कि चीन अपने डिफेंस मिनिस्टर को काठमांडू की यात्रा पर भेज रहा है। तो ये सब जो चल रहा है इसके मद्देनजर चीन को कहीं ना कहीं ये आशंका पैदा हो गई है कि भारत के रॉ के चीफ, भारत के सेना प्रमुख अगर काठमांडू की यात्रा कर रहे हैं तो उसका जो खेल है वो कहीं ना कहीं विफल होता हुआ दिखने लगा है उसको। हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने। देखो पहली बात तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो चीन है वो किसी का दोस्त नहीं और धीरे धीरे वो हड़प लेता है, और इसी प्रकार से उसने नेपाल को एक प्रकार से अपनी कॉलोनी बना देगा अगर नेपाल अभी समझा। और ये कहीं ना कहीं वार्निंग भारत ने क्लियर शब्दों में नेपाल को दे दी है। और आपने बहुत ठीक बोला कि जब से रो चीफ गए हैं मिस्टर गोयल, उनका जाने के बाद पूरा का पूरा नेपाल का रवैया बदल गया है। उसकी वजह यह है कि नेपाल को समझाया गया है, बताया गया है कि इंटेलिजेंस खबरें क्या बोल रही हैं, क्या चीन की मंशा है नेपाल को लेके, और चीन अगर कर लेता है जो सोच रहा है तो नेपाल को क्या बड़ा नुकसान होने वाला है। तो मेरे को लगता है कि अभी नेपाल को यह बात समझ आ गई है
कि जो चीन है, अगर आप डिपेंडेंट होंगे चीन पे तो आपको डेब्ट ट्रैप में डालेगा और आपके साथ जो बॉर्डर इलाका है उसको भी वो कब्जा करेगा। और आपने सही बताया कि ये 17 में से 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें बॉर्डर डिस्प्यूट है और धीरे धीरे जो इस्लामी साइलेंसिंग बोलते हैं धीरे धीरे अंदर आ रहा है चीन नेपाल के अंदर। और नेपाल एक इतना छोटा देश है, उसकी हिम्मत नहीं है बताने की कि आ रहा है। और भारत ने एक बताया है कि आप खड़े हो, हम आपके साथ हैं, आप चुप ना रहें, आपके साथ जो किया कर रहा है नेपाल चीन उसको आप बोलें और हम आपका देंगे, साथ देंगे। क्योंकि चाहे वो भूटान है चाहे नेपाल है, छोटे देश हैं, उनको डरा के धमका के चीन कई चीजें हड़पने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने ये भी ठीक बोला कि जब से हमारे ये 3 विजिट हो चुकी हैं, जिस प्रकार से हमारे रॉ के चीफ, उसके बाद आर्मी चीफ और अभी फॉरेन सेक्रेटरी गए हैं, तो काफी बदलाव आया है नेपाल के सोचने में। और नेपाल को समझ आया है कि असली जो दोस्त है वो भारत है, जिसके साथ इतने बड़े रिलेशन है, मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन है। 40,000 के करीब गोरखा सोल्जर भारत में नौकरी करते हैं और एक प्राउड सोल्जर हैं, और जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना जान निछावर की है। उसके बाद कम से कम 8 से 10 जो लाख नेपाली भारत में काम करते हैं और उसके बाद वो यहाँ लैंड भी ले सकते हैं। तो ऐसा तो कोई किसी के साथ हो ही नहीं सकता, दो देशों के बीच में इतने अच्छे संबंध। उसके बाद भारत का नेपाल का जो सारा ट्रेड भारत से जाता है, तो भारत से रिलेशन खराब करने में उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। और यह बात समझ आई कि जो चीन है उनको धीरे धीरे अपने ट्रैप में डालेगा। तो इसको देखते हुए अभी मुझे लगता है केपी शर्मा ओली अब बदलाव कर गए हैं। 2 बातें एक और हुई हैं। एक तो केपी शर्मा ओली को भी ये पता चला कि अगर चीन को लगा कि केपी शर्मा ओली कमजोर हैं अपनी कम्युनिस्ट पार्टी में, तो वो इसका तख्ता बदल सकते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं, अगर कोई प्रचंडा आ जाए या कुछ आए। तो उसको ये भी पता चला कि ऐसा नहीं है कि वो कोई लगाव केपी शर्मा ओली पे है, उनका लगाव नेपाल से है, नेपाल को किसी तरीके से अंदर कब्जे में रखना। तो वो सीट वो एक प्रकार से अगर किसी को बदलने की होगा प्रेशर तो कर देंगे। तो ये केपी शर्मा ओली को पता लग गया कि जो चीन है एक ट्रिक खेल है और उसका बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए उसका सारा का सारा अभी जो रवैया है, नजरिया है, बदल गया। उसके बाद जो आपने बताया कि अभी आज और कल में डिफेंस मिनिस्टर आ रहे हैं वहां से चीन से, और पहली बार है कि अभी जो नेपाल के डिफेंस मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, प्राइम मिनिस्टर के साथ डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, वो उससे मिल नहीं रहे, वो मिलने से इनकार कर दिया है, और उसको जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो मिल रहे हैं। तो यह दर्शाता है कि अब नेपाल को समझ आ गई है और नेपाल भारत की जो रेड लाइंस हैं, सेंसिटिविटी को समझता है, और इसलिए उसने अभी अपना बदलाव आएगा कि चीन के साथ अगर आप इतने नजदीक जाएंगे, पहली बात तो चीन आपको फॉर ग्रांटेड लेगा और धीरे धीरे आपको डेब्ट ट्रैप में डाल देगा। तो इसलिए ये जो बदलाव आया है एक अच्छा बदलाव आया। और जनरल साहब, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी से नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, तो उन्होंने अपने पीछे पुराना नक्शा लगाया था, जिस नक्शे में बदलाव करके इन लोगों ने झगड़ा खड़ा किया था या चीन के इशारे पर भारत के साथ कशीदगी पैदा की थी, वो नक्शा नहीं लगाया उन्होंने। तो इसका मतलब यही निकाला जा रहा है कि अब इनको अक्ल आ गई है और अब ये कोई भी गलत संदेश या संकेत भारत को, भारत के प्रधानमंत्री को नहीं देना चाहते और रिश्तों को सुधारना चाहते हैं। बिल्कुल, उनको मालूम है कि अगर भारत के साथ रिलेशन इंप्रूव होते हैं नेपाल और भारत के, तो दोनों के लिए फायदा है। भारत के लिए भी फायदा है नेपाल, और नेपाल को बहुत और ज्यादा फायदा है। इसलिए रिश्ते भारत और नेपाल तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, भाई भाई हैं। तो इसमें कोई शक और दो राय नहीं। जिसका रिलीजन सेम था, जिसकी कल्चर सेम है, जिसकी हिस्ट्री सेम है, जिसकी ट्रेडिशन सेम है, जिसकी फौज काम करती है भारत के अंदर गोरखा सोल्जर, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये जो कार्रवाई हुई है बड़ी काबिले तारीफ है और अच्छा हो रहा है। और आपने सही बोला कि देखो ये जो लिपू लेक वाली एक प्रकार से कंट्रोवर्सी रेज की, ये सारी की सारी चीन के कहने पे की। आपको पता है कि ये जो काला पानी का रीजन है, जिसके अंदर काला पानी, लिम्पियोदरा और लिपू लेक हैं,
वो है काली नदी के बाईं तरफ, मतलब वेस्ट में। काली नदी जो है वो बॉर्डर है भारत और नेपाल के बीच में। ईस्ट ऑफ काली नदी नेपाल का हिस्सा है और वेस्ट ऑफ काली नदी वो भारत का हिस्सा है। और ये जो सड़क बनी है, ये जो बनी है धारचूला से लेके लिपू लेक और फिर वो क्लास सरोवर जाती है, वो वेस्ट ऑफ नदी बनी है। इसका मतलब भारत के अंदर है, भारत के ही कंट्रोल में है और भारत के नक्शे में है। अगर ये आपका हिस्सा था तो आपके कंट्रोल में होना चाहिए था, और अगर ये आपका हिस्सा था तो आज तक आपने क्यों नहीं दिखाया? तो ये जो कार्रवाई की थी ये सारा चीन के कहने पे की थी, और ये कहीं ना कहीं इनको गलती महसूस हो गई और इसको अभी वो ठीक करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, वो चाहते हैं कि रिश्ते इंप्रूव हों। और एक चीज माननी पड़ेगी कि भारत जो है और नेपाल की जो बॉर्डर है वो एक प्रकार से जमीन पे भी मार्क हो गया है। दो ही जगह है जहां पर, एक तो ये काला पानी रीजन है और एक छोटी सी और जगह है जहां पर हमारी थोड़ी सी आपस में प्रॉब्लम है, और मिल बैठ के हम सॉर्ट आउट करेंगे और इसको रिजॉल्व कर लेंगे। और ये जो बात है, देखो अभी ये पार्लियामेंट में पास करा दी है गलती से इन्होंने, तो ये दोबारा पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। मगर आपने बहुत अच्छा बोला, उनको ये समझते हुए कि नेपाल को कि ये जो गलती हुई है वो ठीक नहीं है, तो उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात की तो पुराना ही मैप डाला जिसके अंदर ये रीजन भारत का हिस्सा दिखा जाता। तो एक अच्छी पहल है और मुझे लगता है नेपाल को ये बात समझ आ गई है कि नेपाल से भारत से ज्यादा नेपाल का कोई भी घनिष्ठ देश नहीं। और मैं समझता हूं भारत को भी ये समझना चाहिए और थोड़ा सा और आगे जाना चाहिए, दो चार कदम और आगे बढ़ो, जहां पर भी नेपाल की और हेल्प हो सकती है हमें करनी चाहिए। जो नेपाल के साथ हमारी ट्रीटी 1950 की, उसको दोबारा रिवाइज करो और अच्छा बनाओ। उसके बाद जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, रेलवे लाइन बना रहे हैं, हाइडल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसको हम और तेजी लाएं और उसके अंदर टाइम पे कंप्लीट करें। ये थोड़ी खामी रह जाती है भारत के अंदर, उसको हमें पूरा करना पड़ेगा। और जो एक प्रकार से दूसरी बात यह है कि भारत जो है नेपाल को और मदद दे और एक प्रकार से ये सोचे कि ये डिपेंडेंट ना हो चीन पे, कैसे उसको मदद दे सकते हैं जो कि भारत के साथ लगा रहे। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये सोच विचार हो रहा है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है, आप पता है कि भारत और नेपाल का बॉर्डर कितना लंबा है और 20 बॉर्डर पॉइंट है, और बढ़ाओ इंफ्रास्ट्रक्चर, और बढ़ाओ, रोड बढ़ाओ। क्योंकि देखो भारत और नेपाल में रोटी बेटी का एक प्रकार से नाता है। वहां के लोग भारत में आके काम करते हैं, भारत के नेपाल में जाते हैं। जब इतना मेल मिलाप है तो उसलिए आपकी जो आपस में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको और इम्प्रूव करें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 3 अलग-अलग शहरों की यात्रा पर हैं, जहां वो वैक्सीन जो बन रही है कोरोना के लिए, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ले रहे हैं, समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। और हमारे विदेश सचिव ने नेपाल की अपनी 2 दिन की यात्रा समाप्त करने से पहले नेपाल में ये घोषणा की है कि हम नेपाल को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। तो जो आपने अभी सजेस्ट किया था कि भारत को और मदद करनी चाहिए नेपाल की, मुझे लगता है कि भारत सरकार ऑलरेडी इस मामले में सोच रही है। और चूंकि नेपाल की सरकार भी कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से सवालों के कटघरे में थी, जनता सवाल उठा रही थी, विरोधी भी सवाल उठा रहे थे, तो एक और मानवीयता का परिचय देते हुए भारत सरकार ने उनको ये आश्वस्त किया है कि जैसे ही कोरोना वैक्सीन डेवलप होगी और तैयार होगी, हम नेपाल को वो उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल ठीक बोला आपने। देखो भारत बिल्कुल ऑल आउट जाएगा नेपाल को हर चीज में मदद देने। अभी भी पीपीपी इक्विपमेंट है, उसके बाद 1000 जो इंजेक्शन है, जो रेमसी वीर जो एक प्रकार से इसका प्रोडक्ट है, जो कि इसकी दवाई है, उसकी वो लेके गए थे अभी फॉरेन सेक्रेटरी। उसके बाद अभी आपको पता है कि भारत के अंदर 5 कंपनियां हैं जो इस तरफ चली हुई हैं नया कोविड-19 का एक प्रकार से दवाई बनाने के लिए। भारत ने ये आश्वासन दिया नेपाल को, हमारे पास जैसे दवाई बन के तैयार हो जाती है तो नेपाल को हम जो एक पहले देंगे, सबसे पहले, और देशों के बीच में देंगे। नेपाल को हम ऐसा समझते हैं जैसे कि हमारे और स्टेट्स हैं।
तो इस प्रकार का मेल मिलाप है और एक विश्वास दिलाया है कि हम बहुत ही सस्ते और जल्दी से जल्दी नेपाल को कोविड-19 की जो दवाई बनेगी, जो भारत बड़ी तेजी से बना रहा है, 5 कंपनियां काम करेंगी, वो देंगे। तो ये समझ आ गया है नेपाल को और मुझे लगता है भाई भाइयों के बीच में भी कहीं न कहीं बार खटास आ जाता है। इसका मतलब नहीं कि उसको ज्यादा देर रखा जाए, आपस में मिल बैठ के हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी सिचुएशन जारी है, भारत और नेपाल के रिलेशन में बहुत बड़ा मिठास आएगा और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए, हमें इसके ऊपर और काम करना चाहिए और नेपाल को पूरी सहायता देना चाहिए और नेपाल को एक प्रकार से ये विश्वास दिलाना चाहिए कि भारत उसका असली दोस्त है, असली भाई है और किसी हद तक जा सकता है नेपाल की हेल्प करने। और चीन का जो असली रूप है वो नेपाल को दिखाना चाहिए कि चीन जो है किसी का दोस्त नहीं है, चीन तो अपना इंटरेस्ट देखता है और चीन धीरे धीरे नेपाल को डेप्थ ट्रैप में डाल देगा अगर अभी नहीं संभले तो। और वहां जो बॉर्डर पे जितना इलाका है नेपाल का, धीरे धीरे वो इंक्रोच कर देगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत और नेपाल के रिलेशन और भी इंप्रूव होंगे और ये एक बड़ी अच्छी बात है जो भारत की पॉलिसी है कि हमारे जो नेबर फर्स्ट की जो पॉलिसी है वो चलेगी और उसके अंदर नेपाल, भूटान, उसके बाद बांग्लादेश, म्यांमार और आपके श्रीलंका और कहीं तक मालदीव, ये सारे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट देश हैं और अफगानिस्तान भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल है और हम चाहते हैं इनके साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते रहें और हमारे रिश्ते इंप्रूव होते जाने। अभी मालदीव के साथ हमारे रिश्ते बहुत बड़े अच्छे इंप्रूव हो गए हैं और अभी हमारे जो है ट्राइलेटरल मीटिंग हो रही है, भारत के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उसकी एनएसए जो है वो गए हुए हैं कोलंबो में, उसके साथ भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में 6 साल के बाद हो रही है। भारत के रिलेशन श्रीलंका से इंप्रूव हो रहे हैं, भारत के रिलेशन मालदीव से हो रहे हैं, भारत के रिलेशन अफगानिस्तान के घनिष्ठ हैं, भारत और बांग्लादेश से रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं और भारत और म्यांमार के जो नए रिलेशन बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा लगता है कि भारत चाहता है जितने भी नेबर्स हैं एक्सेप्ट किसी हद तक पाकिस्तान और किसी हद तक चीन, उनसे रिलेशन बहुत अच्छे हैं और भी रिलेशन अच्छे होंगे आने वाले समय में। मेजर जनरल A.K. श्रीवास साहब, आप जुड़े और आपने बहुत विस्तार से भारत नेपाल संबंधों के बारे में और भारत के जितने भी दूसरे पड़ोसी देश हैं उनके बारे में भी बहुत डिटेल जानकारी दी है। और मिड 2020 में थोड़ा बहुत जो तलखी आ गई थी, थोड़े बहुत जो तनाव आ गए थे भारत और नेपाल के बीच, मुझे लगता है कि 2020 खत्म होने से पहले उनमें फिर से एक विश्वास का भाव पैदा होगा। इस विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।